लास्ट क्लास में हमने चर्चा कर दी थी हमारे जो है बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ में हमने जो है इंडस सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता वाला है वो वाला हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम आगे कर रहे हैं 16 महाजनपद के बारे में। मैंने आपको होमवर्क के रूप में ये दिए थे क्वेश्चन और किसी ने होमवर्क सबमिट भी किया था। हमने लास्ट क्लास में ये चर्चा की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता आपके पास किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली है। और ये होमवर्क भी आपके मिल गया था, ग्रुप में देख लेना जिन स्टूडेंट ने आपकी क्लास नहीं लगाई है, क्योंकि जो बहाने आप लगा रहे हो कि हम नहीं थे क्लास में, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि होमवर्क जो सबमिट कर रहे हैं स्टूडेंट, किसी ने इतना समय लगाया है, आप उसको एक बार ज़रूर देखें क्लास में। अभी आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद की जब भी बात की जाती है तो सिंपल सा बेसिक प्रश्न आपके लिए क्या पूछा जाता है कि महाजनपद जो आपके पास कहाँ पर थे, और महाजनपद से प्रश्न अगर बनेगा तो क्या बन सकता है। महाजनपदों की कुल संख्या पूछी जा सकती है। तो 16 महाजनपद आपके कुल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि किस महाजनपद की स्थिति कहाँ पर है। ये महाजनपद आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह से आज वर्तमान में हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, उस तरह से आपके रियासतें जो हुआ करती थी, उसी तरह से रजवाड़े जो हुआ करते थे, रियासतें, रजवाड़े, राज्य हम कहे, केंद्र शासित प्रदेश कहे, पारसी राज्य हम कहे, जो भी हम आपके पास हैं, ये क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र पहले उसको महाजनपद के नाम से हम जानते थे। महाजनपद की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में आपके पास जो है बड़े बड़े जो प्रादेशिक जो राज्य हुआ करते थे। प्रादेशिक राज्य का मतलब है जो कि व्यापार वगैरह से संबंधित आपके पास राज्य थे, इन्हें महाजनपद आपके कहा जाता था। अब देखिए एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट थे वो महाजनपद के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, महाजनपद का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा हुआ जिसमें उल्लेख है, लिख लीजिए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपके पास जो है किसका उल्लेख देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय में आपके पास जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये अंगुत्तर निकाय किसका है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निकाय हुए हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के अंदर आपके पास जब आप डिटेल में देखेंगे, जैसे हिस्ट्री आपके पास जब डिटेल में जाएंगे हम कमीशन की क्लासेस के अंदर, फिर आपके पास निकाय के बारे में भी चर्चा की जाती है कि कितने निकाय है, किस निकाय को हम किस नाम से जानते हैं, उस निकाय में किस किस तरह से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अंगुत्तर निकाय वगैरह आपने सुने होंगे। तो ये आपके पास क्या है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का एक भाग है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास 16 महाजनपदों का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। वहीं जैन धर्म की जब बात करेंगे तो जैन धर्म में इसका उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो जैन धर्म का एक ग्रंथ हुआ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये हमने देखा था जब हम जैन साहित्य देख रहे थे, उसमें हमने देखा था ये भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। यहाँ पर कुल आपके पास है 16, जिसमें से 15 जो है आपके पास है, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, उत्तर भारत में। आप इस मैप में देखिए तो भारत की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। आप सभी को पता है ये क्या है, सारा का सारा ये आपके पास उत्तर भारत है। जबकि एक ऐसा महाजनपद हुआ है जो कि दक्षिण भारत में था। तो यहाँ पर कुल महाजनपद कितने हैं, कुल महाजनपदों की संख्या आपके पास जो देखने को मिलती है वो है 16। में लेट नहीं आना है, क्लास में समय पर आना है। 16 महाजनपदों में से 15 जो हमें देखने को मिलते हैं उत्तर भारत में, जबकि एक जो महाजनपद है जो कि आपके पास दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। लिख लीजिए, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा है, यह है अश्मक। देख पा रहे हो आप, लिखा हुआ यहाँ पर अश्मक। इसको अपने स्क्रीन पर आप जूम कर लेना, अगर लाइव आप क्लास देख रहे हो तो लाइव क्लास में इसको आप जूम कर सकते हैं अपने आप। अश्मक, इसकी राजधानी, अश्मक की राजधानी कहाँ है, इसको पोटली या पोतन के नाम से हम जानते हैं। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर आपके पास ये अश्मक आपके आता था। और नर्मदा नदी के किस साइड का आपके पास हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी के दक्षिण में। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में आपके पास आएगा, जबकि गोदावरी नदी के तट पर आपके पास ये अश्मक जो है 16 महाजनपदों में से एक देखने को मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समय के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया वैसे नगरीकरण होता गया। जब नगरीकरण हुआ, नगरीकरण समझते हो आप, जहाँ पर आपके पास जो है नगर बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि सिटी बननी शुरू हो जाती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से जब इनका विकास होता है तो आपके पास जो मुद्रा है प्रचलन में आ जाती है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक जोन के रूप में हम उसको जानते हैं। और उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है
लेन देन आपके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, और लेन देन के लिए उस समय आपके पास कौन कौन से कॉइन हुआ करते थे? आपके पास चांदी हुआ करता था, ठीक है, ये आपने याद रखना। तो चांदी के सिक्के उस समय आपके पास देखने को मिलते हैं। जब महाजनपद के समय की बात होती थी तो उस समय हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलते हैं जो ये महाजनपद थे, इनकी राजधानियों से कई बार सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। समय के साथ क्या हुआ, इन महाजनपदों में आपसी टकराव होता चला गया, और आपसी टकराव जब हुआ तो यानी कि आपके पास हर शक्तिशाली क्या चाहेगा, छोटे पर आक्रमण करके उसको अपने अंडर करना। तो इन महाजनपदों में टकराव देखने को मिलता है, और अंततः हम देखते हैं कि धीरे धीरे महाजनपद आपके खत्म होते चले गए, और उसमें जो सर्वाधिक जो शक्तिशाली महाजनपद आपके पास सामने आया उसको हम जानते हैं मगध के नाम से। ये देख रहे हो आप क्या, मगध, मगध की राजधानी राजगृह, दक्षिण बिहार वाला ये क्षेत्र है, पटना वाला। तो अगर आप इसको याद रख सको तो रख लेना। उस समय भारत की स्थिति कुछ इस तरह से, इस मैप के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। मगध साम्राज्य, अब मगध साम्राज्य पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक समृद्ध शक्तिशाली कौन निकला? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य अगर हम देखें तो बाकियों से आपके पास अच्छी बेहतर स्थिति में था, और सबसे शक्तिशाली के रूप में हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ याद रखना, ये वाला जो आपकी स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 16 महाजनपद विद देयर कैपिटल्स, ये कैपिटल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि आपके पास पूछ लिया जाएगा, कंबोज आपके पास है, कंबोज की राजधानी क्या थी? एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, राजपुर, ठीक है, कश्मीर में आपके पास आता है। उसी तरह आपके पास है यहाँ पर गंधार है, गंधार आप दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, गंधार। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है, पाकिस्तान वाला रीजन है। वर्तमान में अगर देखें हम रावलपिंडी में जो पेशावर वाला क्षेत्र है उसमें देखने को मिल रहा है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर राजधानी आप देख सकते हैं सभी की राजधानी आपने देखना है। तो सभी की राजधानी आपसे पूछी जाती है। तो कुरु की राजधानी क्या हुई? कुरु की राजधानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ आपके पास देखने को मिलती है। हस्तिनापुर भी आपके पास कई जगह लिखा होता है, कई जगह इंद्रप्रस्थ होता है, दोनों एक ही बात है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर मत्स्य आप देख लीजिए, मत्स्य आपके पास, इसकी राजधानी क्या है? सभी की राजधानी मैं कह रहा हूँ, विराटनगर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो राजधानी आपके पास सभी की महत्वपूर्ण है, सभी की देख लेना, चाहे आपके पास यहाँ पर अश्मक है, चाहे आपके पास चेदी है, ये जितने भी 16 महाजनपद है सभी की अपनी अपनी राजधानी है। अब मुख्यतः हम चर्चा करेंगे मगध के बारे में। मगध की राजधानी राजगृह, ठीक है। ये पाटलिपुत्र बाद में होती हैं, आगे जाकर उसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक राजधानी के रूप में हम मगध की जानते हैं वो हम राजगृह को जानते हैं, या गिरिव्रज आपके पास कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। अब मगध साम्राज्य की बात करते हैं कि मगध साम्राज्य कैसे आपके पास उभर कर आया, और मगध साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, क्योंकि एग्जाम में मगध साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बाकियों के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। बाकी 16 महाजनपद की राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं, वो हम एक बार देख लेंगे, और आज आपके पास होमवर्क में मैं इसको दे दूंगा आपको, तो होमवर्क में भी आपने देख लेना कि आपके पास इसकी किसकी राजधानी कहाँ पर है। बाकी वैसे तो आपने ये स्लाइड देख ली है कि किस जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक बात है। बाकी एकमात्र दक्षिण में है, कौन सा है? ये अश्मक है, गोदावरी नदी की ये तट पर आता है, जबकि नर्मदा नदी के दक्षिण में आपकी इसकी स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास मगध साम्राज्य की हम बात करेंगे, ये लगभग इतना बड़ा आपके पास हो गया था। इधर उधर के जितने भी आपके पास जो छोटे मोटे आपके पास क्षेत्र थे, छोटे मोटे महाजनपद थे, उसके ऊपर इसने अधिकार किया, और एक शक्तिशाली जो है साम्राज्य के रूप में आपके बाद में ये उभर कर आता है। इसमें सबसे पहला जो वंश होता है उसका नाम था हर्यक वंश। अगर मेरे पास स्लाइड अवेलेबल होगी यहाँ पर देख लीजिए। मगध साम्राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं, मगध साम्राज्य से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। मगध साम्राज्य में पहला जो राजवंश हमें देखने को मिलता है ये हर्यक वंश है, इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, पहला शासक बिंबिसार, लिख लीजिए। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र क्या क्या नाम था? अजातशत्रु। तो बिंबिसार ने क्या किया, अंग पर अधिकार कर दिया था। अंग क्या था? अंग भी एक आपके पास महाजनपद में से एक था, जिसकी राजधानी हमें चंपा देखने को मिलती है। दिखा देता हूँ आपको अंग, ये रहा यहाँ पर अंग, अंग की राजधानी चंपा। अब मगध के बिल्कुल साथ है, तो आपके पास बिंबिसार ने क्या किया, हर्यक वंश का जो शासक था, अंग पर अधिकार कर दिया और उसको अपने अधीन कर दिया, अपने अधीन कर दिया, और उसका शासन किसके हाथ में दे दिया? इसका शासन उसने अपने पुत्र के हाथ में दे दिया। तो हर्यक वंश के जो पहले शासक थे बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को किसका जो शासन करने का अधिकार सौंपा गया था? ये सौंपा गया था अंग का। अंग की राजधानी
चंपा इंपॉर्टेंट है। 16 महाजन पदों में से अंग भी एक था, लेकिन मगध साम्राज्य के जो आर्यक वंश के शासक हुए बिंबिसार उस पर आक्रमण कर देते हैं और अपने पुत्र को इस क्षेत्र को सौंप देते हैं। बाद में आता है बिंबिसार। बिंबिसार क्या करता है, बिंबिसार ने एक और काम किया, मतलब बिंबिसार का जो पुत्र हुआ ये तो अजातशत्रु हुआ, उत्तराधिकारी के रूप में हम अजातशत्रु को देखते हैं, लेकिन बिंबिसार ने पहले एक और काम किया था। क्या किया था, उसने एक तो दो तरह से इसने प्रहार किए, एक तो जितने को हरा सकते थे हराकर अपने उस क्षेत्र को जीत लिया, दूसरा इसने क्या किया, जिसको नहीं हरा सकते थे उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। तो वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य को मजबूत किया। इसी में हम देखते हैं कि कौशल नरेश एक हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री के साथ इसने क्या कर दिया, उनकी पुत्री और जो उनकी बहन थी उसके साथ विवाह करके उसको दहेज में काशी उसने प्राप्त किया। तो अब जो काशी आपके महाजनपद हुआ करता था, काशी की राजधानी वाराणसी, मैं काशी आपको दिखा देता हूँ। काशी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपके पास काशी मगध साम्राज्य के ऊपर। इसकी जो राजा की बहन थी और पुत्री थी उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए, और जब वैवाहिक संबंध बनाए तो आपके पास क्या है, काशी को दहेज सूप ले लिया। अब मगध साम्राज्य जो यहाँ हुआ करता था, मगध साम्राज्य फैल गया इतना, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से आपके पास क्षेत्र पर इसने जो है रणनीति बनाकर, चाहे आपके पास पारिवारिक संबंध बनाए या फिर आपके पास युद्ध करके अपने क्षेत्र में मिलाया। मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी 16 महाजनपद थे, इसमें से मगध साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली के रूप में उभरा, और इसी की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इसी में आगे हम जो है चर्चा करते हैं, इसी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास थोड़ा सा वैसे ही सुना लेता हूँ। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने जो है अजातशत्रु जो था उसके हाथ में ये सत्ता आ जाती है। अजातशत्रु की जब हम बात करते हैं तो अजातशत्रु ने क्या कर दिया, लंबे संघर्ष के बाद जो काशी था और वज्जी था, इन दोनों साम्राज्यों को अपने आप में मिला लिया था। वज्जी भी आपके पास वैशाली की राजधानी वैशाली राजधानी हुआ करती थी वज्जी की। ये प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे गए, एलटी कमीशन में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, अगर याद रखना हो तो रख लेना। बस ये समझ लीजिए कि सभी ने एक ही काम किया हिस्ट्री के अंदर, क्या किया है, अपने आसपास के क्षेत्रों में अधिकार किया। तो पहला हरेक वंश का शासक कौन देखने को मिला, बिंबिसार। फिर आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, अगर आप इसको रिकॉल कर पाए तो डेफिनेटली आपको इसमें ध्यान आ जाना चाहिए कि हमने बौद्ध धर्म हमने चर्चा की थी, और बौद्ध धर्म में हमने देखी थी बौद्ध धर्म की संगतियाँ। इसमें हमने पहली जो संगति है राजगृह, राजगृह में हमने ये संगति देखी थी। मैंने आपको मगध साम्राज्य की राजधानी बताई थी राजगृह, तो ये राजगृह में पहली होती है, अजातशत्रु के समय होती है। ये अजातशत्रु किसका शासक था, हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश का दूसरा शासक हुआ। पहला कौन था, इसके पिता बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आपके देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट आपके पास यह है, मगध की पहली राजधानी हम राजगृह के रूप में देखते हैं। इसको गिरिवज्र भी कहा जाता है, लिखना होगा तो लिख लेना। बाद में आपके पास क्या करता है, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है। इसका पिता कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार की उसने हत्या कर दी और गद्दी पर स्वयं बैठ गया। और जैसे ही स्वयं गद्दी पर बैठा, इसके जो नाना वाले पक्ष के थे, समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसके नाना वाले पक्ष के जो आपने देखा कि जैसे कि काशी दहेज में मिला था, तो दहेज में जो काशी मिला था वो आपके पास वापिस ले लिया था। तो वापिस जब लिया तो बाद में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और बाद में इसके ऊपर बड़ा लंबा संघर्ष चला, लेकिन अंततः देखते हैं कि अजातशत्रु इसको जो है अपने राज्य में मिलाने में सफल हो जाता है। और आगे जाकर फिर अजातशत्रु का एक और पुत्र होता है, उसका नाम था उदयन। तो हमने क्या रखना है कि हर एक वंश के जो शासक हुए, 3 शासक, हमने बिंबिसार याद रखना, अजातशत्रु याद रखना और उदयन। इसको लिख लेना BAU, मैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ याद करने के लिए कि हर एक वंश के शासक BAU, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बस पहले ने क्या किया, पहले ने शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, दूसरे ने क्या कर दिया, दूसरे ने आपके पास जो है फोर्सफुली अपने साम्राज्य में मिलाने के प्रयास किए सभी को। और अंततः हम ये भी देखते हैं कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी, और इसी के समय में बौद्ध धर्म में एक आपके पास संगति भी देखने को मिलती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास उसके जो आगे पुत्र होता है उदयन, उदयन ने भी वही वाला किया। उदयन ने क्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दी। पिता कौन था, अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी, और जैसी हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर वो बैठ जाता है। मगध की गद्दी पर जैसे ही वो बैठता है, उसने राजधानी राजगृह से परिवर्तित करके बना दी पाटलिपुत्र। तो अगर आप स्लाइड में देखिए तो स्लाइड में आपके पास राजगृह की राजधानी पाटलिपुत्र लिखी गई है, यहाँ पर देख लीजिए। मगध साम्राज्य में आता था ये राजगृह, ठीक है। तो इसकी राजधानी, मगध साम्राज्य की जो राजधानी है राजगृह थी, ये पहली राजधानी थी। लेकिन जब आपके पास उदयन जो आपके पास है, उदयन आपके पास गद्दी पर बैठता है, इसने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किसने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, तो उदयन आपके पास सही होगा, ठीक है, याद रखना।
इस वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक। नागदशक इसका अंतिम शासक होता है। प्रश्न एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते, प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि पहला कौन था, अंतिम कौन था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपने याद रखना। पहला हम देखते हैं हरेक वंश का बिंबिसार। अजातशत्रु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बौद्ध धर्म की संगति से संबंधित है। उदयन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। ऐसे प्रश्न आते हैं। अंतिम शासक के रूप में हम किसे देखते हैं? नागदशक को। नागदशक क्यों इंपॉर्टेंट है? नागदशक को जो आपके पास मार दिया था किसने? शिशुनाग ने। तो शिशुनाग आपके पास क्या है? नागदशक को मार देते हैं और आप एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? शिशुनाग वंश कहते हैं। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य पर अपना अधिकार किया। ना केवल इसने अधिकार किया बल्कि उसने जो वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी पर बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर शिशुनाग से प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वैशाली को जो है किसने आपके पास जो है राजधानी के रूप में बनाया था। तो वैशाली को राजधानी के रूप में किसने बनाया था? शिशुनाग ने। किसकी राजधानी बनाया है? मगध साम्राज्य की। क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं मगध साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, तो मगध पर ही सारे के सारे शासक ये क्रमबद्ध आएंगे। जैसे हरेक वंश आया वैसे ही एक शासक आएगा शिशुनाग। इसने अंतिम शासक की हत्या कर दी थी नागदशक, और साथ में क्या कर दिया उसने जो है इसकी राजधानी को परिवर्तित करके राजधानी बना दिया वैशाली। तो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी उदयन ने। अब आगे जाकर शिशुनाग वंश आता है, उसमें राजधानी मगध साम्राज्य की क्या होगी? वैशाली हो गई है। शिशुनाग वंश की जब भी बात की जाती है तो शिशुनाग वंश में हम देखते हैं शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होगा यानी कि उसका जो पुत्र होगा उसका नाम क्या था? कालाशोक। याद रखना, कालाशोक का हमने कहाँ जिक्र किया है? कालाशोक के बारे में आपने पहले भी चर्चा की है। कहाँ पर की है? आपने देखा होगा राजगृह वैशाली। वैशाली में आपके पास क्या होता है? वैशाली में आपके पास एक बौद्ध संगति होती है, दूसरी बौद्ध संगति। जब बौद्ध संगति हम कर रहे थे तो हमने देखा था रावे पाकू। राजगृह में आपके पास अजातशत्रु के समय होती है। वैशाली में आपके पास कालाशोक के समय आपके पास दूसरी बौद्ध संगति होती है। आ गया कालाशोक का नाम याद? आ जाना चाहिए। तो हमने देखा कि शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी होता है कालाशोक, उसके समय में आपके पास बौद्ध धर्म की दूसरी संगति आपके देखने को मिलती है। और कालाशोक ने एक और काम क्या किया? इसने जो है राजधानी वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। इसके जो पिता थे, इसके पिता कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग ने क्या किया था? राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कहाँ की थी? वैशाली। जबकि कालाशोक जब आपके गद्दी पर बैठता है, कालाशोक ने राजधानी वापस पाटलिपुत्र कर दी। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और इस शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक हो गए इनका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनका अंतिम नाम था, नंदीवर्धन लिख लेना आपने। इसको महानंदीन भी कई जगह लिखा होता है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यही शब्दों के हेरफेर है, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो आपके ऐसी ही होती है। एक जगह आपके पास कुछ और सोर्स नहीं मिलेंगे, दूसरी जगह कोई और सोर्स आपके देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने दोनों बता दिए। नंदीवर्धन भी आपके पास हो सकता है और महानंदीवर्धन भी ऑप्शन में हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक हो गए ये कौन है? ये नंदीवर्धन है। ठीक है। जब शिशुनाग वंश था तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर जो शक्तिशाली जो राजवंश हमें देखने को मिला वो था नंदवंश। नंदवंश की अगर हम बात करें तो नंदवंश के शासक आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। नंदवंश का प्रारंभ जो माना जाता है, इसके संस्थापक है महापद्मनंदन। महापद्मनंदन इसके संस्थापक के रूप में आपके जाने जाते हैं। दो आपने याद रखने नंदवंश से, महापद्मनंदन और घनानंदन। कैसे याद रखेंगे इसको? आपने एक वर्ड लिखते ना, मेघ। मेघ में आपके पास म से महापद्मनंदन और घ से आपके पास घनानंद। घनानंद नहीं, धनानंद। ध नहीं, घनानंद है, घनानंद है, घनानंद। ठीक है, घर वाला है ना, धरने वाला ध नहीं, घर वाला घ। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? घनानंद हम इसको पढ़ेंगे। तो घनानंद अंतिम शासक हो गए नंदवंश के। ये बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो घनानंद है इसके समय हमें देखने को मिलता है सिकंदर का जो शासन भारत पर हो जाता है, आक्रमण कहेंगे, शासन नहीं कहेंगे। तो सिकंदर के जो आक्रमण है वो भारत पर जो शुरू हुए वो किसके समय देखने को मिलते हैं? इस घनानंद के समय हमें देखने को मिलते हैं। घनानंद की अगर हम बात करें तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो हमें राजवंश देखने को मिलता है मगध साम्राज्य पर, वो देखने को मिलता है मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य आपके पास इसके बाद स्थापित होता है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में आपके पास वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें चाणक्य की सहायता से वो घनानंद की हत्या करवाने में कामयाब हो जाते हैं और अपने जो है एक नए जो है मौर्य वंश की स्थापना करने में
कामयाब हो जाते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, हर्यक वंश देखा, शिशुनाग वंश देखा, नंद वंश देखा। ये एक सीक्वेंस चल रहा है, तो सीक्वेंस आपको चलने देना। हर्यक वंश आपके पास 3 शासक आपने याद रखने, BAU के नाम से इसको आप याद रख सकते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, याद रखना। शिशुनाग वंश में शिशुनाग से आपके पास एक तो यही व्यक्ति हैं शिशुनाग, दूसरे इसके उत्तराधिकारी होते कालाशोक। याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसके जो है शासक भी रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट आपके पास है किसके समय हुई थी, तो उस समय का नाम आपको याद होना चाहिए। तो दो, एक शिशुनाग आता है, दूसरा कालाशोक। फिर आता है नंदवंश। नंदवंश में आपके मेघ याद रखना। जब भी आपके पास नंदवंश की बात है तो नंद आनंद समझ लीजिए, आनंद आपके आकाश में उड़ने में आता है, यानी कि मेघों के बीच आनंद आप लेते हो। तो महापद्मनंदन उसके संस्थापक और घनानंद और इसके अंतिम शासक, 2 शासक आपने यहाँ पे याद रखने, बस और कुछ नहीं है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था, हाँ या ना में आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल ये घनानंद का समकालीन था। इसके समय भारत पर आक्रमण सिकंदर ने शुरू कर दिए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिकंदर की जब चर्चा हो रही है तो सिकंदर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। सिकंदर भारत कब आया था, अगर प्रश्न पूछा जाए 326 BC, 326 BC में सिकंदर भारत आता है। कहाँ से आया था, खैबर दर्रा, एक दर्रा है खैबर, खैबर पास के नाम से इसको हम जानते हैं, खैबर दर्रे के नाम से इसको हम जानते हैं। ईरान के जीतने के बाद सिकंदर काबुल गया, काबुल के बाद ये सीधा आपके पास खैबर दर्रे होते भारत में आया था। इसका सेनापति भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर याद इसको तो रख लेना। इसका सेनापति कौन हुआ था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर का था। सिकंदर बड़ा महत्वपूर्ण है, लिख लेना आपके पास। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर था। सिकंदर भारत कब आया, 326 BC में ये भारत आता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, याद रखना। सिकंदर की लड़ाई किससे हुई थी, पोरस से हुई थी, ये भी याद रखना। किस नदी के तट पर हुई थी, झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर पोरस से इसकी लड़ाई होती है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सिकंदर ने पोरस को पराजित कर लिया था, और जब आपके पास पोरस ने जो है हार मानने से मना कर दिया, अंततः हम ये देखते हैं कि पोरस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है सिकंदर, और बाद में क्या करता है वो उसको उसके राज्य जो है वापस लौटा देता है। ये आपके पास काफ़ी लंबी एक हिस्ट्री आपके देखने को मिलती है। बाद में आपके पास वो वापस बेबीलोन की ओर जा रहा था, वापस अपने घर की ओर जा रहा था, और जब ये घर जा रहा था बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 BC। ये उल्टा चलता था, है ना। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ पर हुई थी मृत्यु, बेबीलोन। ये मेन पॉइंट आप याद रख लें तो बेहतर होगा। मेन पॉइंट की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस तरह से भारत आया, किसके साथ उसका युद्ध हुआ, उसका सेनापति कौन था, ऐसे प्रश्न। किस नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, इसको युद्ध को किस नाम से हम जानते हैं, हाइड्रोस्पेटिस युद्ध। अगर लिखना हाइड्रो लिख लेता हूँ उसको मैं आपके पास, या झेलम का युद्ध रख लीजिए याद, बस। ठीक है, हाइड्रोस्पीजी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, झेलम याद रख लीजिए, झेलम का युद्ध आपके पास देखने को मिलता है। और अंततः हम देखते हैं कि जब ये वापस लौट रहा था तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। हो गया इतना। अब मौर्य साम्राज्य पर चर्चा करते हैं। एक आपके पास ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का क्या नाम था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है कौटिल्य का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती है। ना केवल इसमें बल्कि मेगस्थनीज की एक बुक हुई इंडिका, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मेगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। जब मैंने साहित्य और साहित्यकार आपको याद करने को दिए थे, उस समय ये बुक्स मैंने याद करने के लिए आपको होमवर्क के रूप में दी थी, अगर आप इसको याद कर पाए तो उसमें भी आपके पास उसका चर्चा की गई है कि किसने कौन सी बुक आपके लिखी गई है। कौटिल्य कौन आपके पास लिखते हैं, अर्थशास्त्र लिखते हैं, जबकि हम मेगस्थनीज देखते हैं तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। तो इन दोनों से हमें जानकारी जो मिली, किसकी मिली, मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य में आपके पास कौन कौन शासक कब कब आया, कब आपके पास देखने को मिलता है कौन शासक, यहाँ पर सारी जानकारी हमें इसी में देखने को मिलती है। तो इसमें पहले शासक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक आपके पास इसकी वंशावली चली मौर्य साम्राज्य की। तो आपके पास 322 ईसा पूर्व से लेकर
85 ईसा पूर्व तक ये राजवंश आपके पास चलता है। इसमें से पहले शासक के रूप में हमें चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलते हैं। ये कब से कब तक रहे? 322 से लेकर 298 तक हमें देखने को मिलते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है, एक बार मैं और भी देख लेता हूँ। अगर स्लाइड में सारे में चर्चा हुई, एक एक शासक की चर्चा हुई, जैसे यहाँ पर ये मौर्य साम्राज्य की, इसमें आपके पास मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा से पहले ये आपने जरूर देख लेना कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, कि वर्ण कहाँ कहाँ से मिला हमें। एक तो हमें देखने को मिला कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र से हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि आपके पास मेगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, इससे हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेगस्थनीज किसके संरक्षण में था? चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में था। यानी कि उसके समय आपके ये भारत आया था और उसके समय भारत में ये अपनी यहाँ पर खोज कर रहा था। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमें मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, मौर्य साम्राज्य में आपके पास जो है कौन कौन सी आपके पास ये जो बौद्ध साहित्य हमें देखने को मिलते हैं, जो आपके पास 3 साहित्य हैं, दीपवंश, महावंश, दिव्यदान। ये आपको तीनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। लेकिन कभी इन फ्यूचर आप कमीशन की तैयारी करो, फिर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आप इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से हम जानते हैं, चाणक्य के नाम से हम जानते हैं, इसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक ये स्टोरी आपके हैं कि जो घनानंद है, घनानंद आपके पास चाणक्य के जो पिता को मरवा देते हैं, जिसका बदला कौटिल्य लेने के लिए आपके पास चाणक्य यानी कि कौटिल्य एक ही नाम है, इसको आप चाणक्य कह सकते हैं या कौटिल्य को ही चाणक्य लिख लीजिए। बाद में कौटिल्य क्या करता है, इसका बदला लेने के लिए आपके पास यहाँ पर घनानंद की जो है मारने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और एक शासक का निर्माण करता है मौर्य, जिसको हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इसको हम जानते हैं। एक और स्टोरी प्रचलित है। स्टोरी क्या है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो एक बालक रूप में आपके देखने को मिलता है। उसको ये कहीं से उठाता है और उसको सारे जो है ज्ञान देता है, उसको अस्त्र शस्त्र का पूरा ज्ञान देता है, शास्त्रों का ज्ञान देता है। उसके बाद जो है घनानंद के विरुद्ध उसको जो है मैदान में उतारता है और अंततः वो आपके पास उसको हराने में सफल होता है। और घनानंद को क्यों हराना चाहता था? घनानंद को हराने के पीछे 2 रीज़न है। एक तो आपके पास हम यहाँ पर देख चुके हैं कि आपके पास उसके पिता को मरवा दिया, कुछ जगह ये सोर्स आपके पास है। एक सोर्स कहता है कि घनानंद ने क्या किया था, चाणक्य का अपमान किया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए आपके पास उसको उसकी जो है वंश का जो है क्या कर देता है, विनाश कर देता है। तो ये चाणक्य नीति आपके पास इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले शासक की बात करते हैं। पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक रहेंगे। इसने घनानंद को मार दिया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके समय सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर महान का कमांडर था, उसको इसने हराया था, वो भी आपके देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो चंद्रगुप्त ने क्या किया था, चंद्रगुप्त ने यूनानी जो शासक थे सेल्यूकस निकेटर, उसको पराजित कर दिया था। और सेल्यूकस निकेटर ने बाद में उसकी जो एक पुत्री हुआ करती थी जिसका कार्नेलिया नाम हुआ करता था। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको स्टोरी समझा रहा हूँ ताकि आपको हिस्ट्री बोरिंग ना लगे और आपको इसमें लिंक समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई। जब सेल्यूकस निकेटर को हराया तो बाद में इसने क्या कर दिया, अपनी जो पुत्री थी उसने अपनी पुत्री का विवाह के किससे करवा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य से किसका विवाह हुआ था, सेल्यूकस की पुत्री, क्या नाम था, कार्नेलिया। याद रख सको तो रख लेना। बाद में आप देखते हैं कि सेल्यूकस ने क्या किया, अपनी हेलिना की शादी कर चंद्रगुप्त मौर्य से की। ये जो हेलिना है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कार्नेलिया भी आपके पास कुछ सोर्स में लिखा गया है। तो कुछ जगह इसको आपके पास हेलिना लिखा होगा, कुछ में आपके पास इसको कार्नेलिया लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब मुद्दा क्या है, मुद्दा एक ही है। जब ये हार गया था तो इसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और किसके सलाह पर किया था, चाणक्य के सलाह पर। ये चाणक्य नीति में से एक आपके माना जाता है। तो ये आपने याद रखना। बाद में जब हरवा दिया था, हरवाने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा था, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और यही मेगस्थनीज बाद में क्या करता है, इंडिका की रचना करता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेगस्थनीज के बाद जो भारतीय समाज था वो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में उस समय दास प्रथा नहीं थी, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसकी इंडिका में कि किसी भी तरह की दहेज प्रथा का कोई प्रावधान था ही नहीं। तो ये चीज़ें आपके चंद्रगुप्त मौर्य से इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो आपके पास एक और चीज़ याद रखनी है,
अंततः हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इन सब चीज़ों से हताश हो जाता है और बाद में क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, सारा राजपाट जो है त्याग कर अपने जो है जिन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में हम इसको देखते हैं कि ये श्रवण बेलगोला की ओर चला जाता है, जहाँ पर इसने क्या की, जो जैन धर्म के एक, हम कहें कि जैन धर्म के जो आपके पास एक भिक्षु आपके रहेंगे, भिक्षु ही कहेंगे, तो उनके भद्रबाहु के नेतृत्व में इसने जैन परंपरा का जो है क्या कहेंगे उसको अपना लिया था और बाद में जो है श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो किससे प्रभावित होकर, प्रश्न क्या पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रभावित होकर जैन परंपरा को अपनाया था, तो ये भद्रबाहु, तो भद्रबाहु से ये बड़े बड़े ज़्यादा प्रभावित थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में ये आपके पास श्रवणबेलगोला गया और वहीं पर अपने प्राणों इसमें त्याग देते हैं। बाद में आपके पास इसका बेटा आता है, क्या नाम था बेटे का, बिंदुसार। इसको अमित्र घाट के नाम से हम जानते हैं, अमित्र घात लिख लेना, अमित्र घात, यूनानी लेखक इसको अमित्र घात कहते हैं, है ना। अगर आपने याद रखा तो हो सकता है प्रश्न डायरेक्ट यही बन जाए। अमित्र घात किसकी उपाधि थी, बिंदुसार की उपाधि थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र था। ठीक है, ये आजीविक संप्रदाय के संरक्षण में था, तो बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी भी इसको कहा जाता है। इसके संरक्षण में आपके पला बड़ा, इसने वैसे तो कोई काम वैसे नहीं किए, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने एक अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम था सुसीम। सुसीम इसका पुत्र हुआ करता था, सुसीम को भेजा, लेकिन विद्रोह दबाने में सुसीम कामयाब नहीं रहा। फिर उसके बाद इसने दूसरे पुत्र अशोक को जो है तक्षशिला में विद्रोह के लिए दबाने के लिए भेजा, और हम देखते हैं कि अशोक जो है उसको बड़ा ही अच्छी तरीके से उस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहा और उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम ये देखते हैं कि आपके पास जो है अशोक जो इसका पुत्र हुआ वो काफ़ी महान शासकों में से एक माना जाता है। तो अगला जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने बिंदुसार देखा, और बिंदुसार के बाद हम किसको देखेंगे, अशोक को देखेंगे। अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अशोक जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी लंबे समय तक ये गृह युद्ध में उलझा रहा। लगभग ऐसा माना जाता है कि जो आपके पास इसका वास्तविक राज्याभिषेक है वो 269 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 में हुआ था, जबकि हम देखते हैं कि आपके पास लगभग जो आपके पास ये गृह युद्ध में उलझा रहता है, और 8-9 वर्ष बाद जब इसने आपके पास अपने भाइयों को मार दिया था, उसके बाद हम देखते हैं कि इसने एक युद्ध लड़ा, जो कि युद्ध कब देखने को मिला, 261 में यहाँ पर आपके लिखा गया है 261। 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने क्या कर दिया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया, जिसको हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। कलिंग युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है, कलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, कलिंग ये उड़ीसा है वर्तमान का, जिसको कलिंग युद्ध आपके पास के नाम से हम जानते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर जो है कब्जा करने के लिए इसने नरसंहार किया, लाखों लोगों को मार दिया गया, और अंततः हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। गद्दी को प्राप्त करने के लिए इसने भाइयों तक को नहीं छोड़ा, तो फिर दूसरों को कैसे छोड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा खून की नदियाँ बही गई, और अंततः ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्री को इसमें लगा दिया। इसके पुत्र का नाम महेंद्र है, पुत्री का नाम संघमित्रा है। श्रीलंका तक उनको भेजा। हिमालय क्षेत्र में हम देखते हैं कि मज्जिम को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। हृदय परिवर्तन के बाद इसने जो है बेरी घोष की नीति अपनाई, जिसको हम धम्मघोष भी कहते हैं, यानी कि प्यार से लोगों को जीता जा सकता है, ना कि नरसंहार करके। तो अंततः हम ये देखते हैं कि ये एक अच्छा इंसान बन जाता है लास्ट में, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अच्छा इंसान बनने का मतलब नहीं बनता है। तो बाद में आपके पास ये बौद्ध भिक्षु एक हुए हैं, उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं, उपगुप्त इनका नाम था, लिख लेना, अगर लिख सको लिख सकते हैं। किससे दीक्षा ली थी इन्होंने, उपगुप्त से। बौद्ध धर्म के जो दीक्षा आपके लेने वाले भिक्षु थे उपगुप्त थे, इनसे दीक्षा लेते हैं और बाद में आपके पास बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। अब इसी से संबंधित हम देखते हैं कि इनके कुछ आपके पास अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख आपके पास जो कहीं पर लिखित होते हैं, जहाँ कहीं भी आपके पास उसको लिखा गया है, उसको हम अभिलेख के नाम से हम जानते हैं। अभिलेखों का 3 तरह से हम वर्णन कर सकते हैं। एक अभिलेख होते हैं जो कि किसी शिला पर लिखे जाते हैं, शिला का मतलब है किसी पत्थर पर लिखे गए हैं, तो उसको हम शिलालेख कहेंगे।
अगर पत्थर पर कहीं जानकारी हमें मिलती है तो उसको शिलालेख के नाम से हम जानते हैं। दूसरे होते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब है कि जो पिलर आपके पास होंगे, स्तंभ आपके पास होगा, जैसे आप मंदिर वगैरह में जाना तो स्तंभों पर आपके पास कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो उसको हम स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आता है, तीसरा होता है गुहा लेख। 3 लेख आपके पास देखने को मिलते हैं। गुहा लेख, गुहा लेख क्या होते हैं? ये किसी गुफा के अंदर जो लिखे होते हैं उसको हम गुहा लेख के नाम से जानते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। अब इसको एक एक भाग में थोड़ा सा डिवीजन में करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि शिलालेख क्या है। शिलालेख की अगर हम बात करें तो शिलालेख आपके पास डिवाइड हो जाएंगे 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं? शिलालेख 2 तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है वृहद, दूसरे को कहा जाता है लघु। वृहद का मतलब होता है मेजर रॉक जो होते हैं, यानी कि बहुत बड़े आकार के होंगे। दूसरे लघु का मतलब जो माइनर रॉक के अंदर हम देखने को मिलेंगे, जो छोटे आकार के होते हैं। जो ये 14 आपके पास हैं, ये 14 जो मुख्य आपके जो माने जाते हैं, जिसको हम मुख्य शिलालेख के नाम से हम जानते हैं, ये कौन से थे? ये लघु शिलालेख थे। ठीक है, लघु शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, और मुख्य शिलालेख की संख्या कितनी है? ये भी 14 है। यहाँ पर एक गलती से 15 लिखा है इस स्लाइड के अंदर, इसको आपने हटा देना। ठीक है, ये 14 ही है। इसी के अंदर बृहद भी आएंगे, इसी के अंदर लघु भी आएंगे। तो लघु और वृहद, जिसको मुख्य शिलालेख 14 कहा गया है, ये मुख्य शिलालेख के ही आपके पास 2 भाग हैं, शिलालेख के हैं, एक वृहद और दूसरा आपके पास लघु। वृहद भी 14 ही है और लघु भी आपके पास इसी में है, छोटे मोटे जितने भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मानकर चलिए कि जो 14 शिलालेख आपके पास वृहद शिलालेख है, उसमें लघु शिलालेखों को आपके पास काउंट नहीं किया जाता है। उसके अंदर जितने भी छोटे मोटे वो सारे आपके पास इसी में डाल दिए लघु में, उसकी आपके पास वैसे कोई गणना नहीं है कि 15 है या 14 है, ऐसे नहीं कहे जाएंगे। जब मुख्य शिलालेख की बात आती है, जिसको हम वृहद शिलालेख में हम जोड़ते हैं, इनकी संख्या 14 है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, 14 लाइनें लिखी गई, ना कि 14 चट्टानें। अच्छा, ये आपके पास एक कोड के रूप में यूज़ किया है, इसको छोड़ दीजिए, ये कोडिंग आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पहला शिलालेख किससे संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख है, सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन कौन से हैं। जैसे कि आपके पास कलिंग का जो हमें उल्लेख देखने को मिला कि कलिंग एक युद्ध लड़ा था अशोक ने। कैसे हमें जानकारी मिली कि कलिंग युद्ध आपके पास एक लड़ा गया था अशोक द्वारा, बाद में इतना नरसंहार उसने देखा कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता, इसकी जानकारी हमें मिलती है यहाँ पर। जो 13 है, 13वां शिलालेख हमें जानकारी देता है कि एक कलिंग युद्ध होता है, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, बाद में इसने जो आपके पास एक धर्मघोष की नीति अपनाई और जिसमें इसने क्या किया, जितने भी आस पड़ोस के राजा हैं उनके साथ प्यार से रहने पर बल दिया। तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। आपके पूछा जा सकता है कि पहला शिलालेख किससे संबंधित है, या आपसे पूछा जाएगा कि पशु बलि की जो निंदा है, कि पशु बलि आपके पास निषेध की जानी चाहिए, इसकी निंदा की अगर हम बात करें, पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो आप कहेंगे कि पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा का उल्लेख देखने को मिलता है। और प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि पशुओं की और मनुष्य की चिकित्सा की व्यवस्था आपके पास की बात किस शिलालेख में अशोक के देखने को मिलती है, ये दूसरे में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में आपके पास जितना ध्यान पशुओं की चिकित्सा के लिए दिया जाता था, यानी कि जितना मनुष्य की चिकित्सा के लिए जाता था, उतना ही ध्यान आपके पास पशुओं की चिकित्सा पर भी आपके दिया जाता था। यानी कि उस समय वेद आपके पास मनुष्यों के लिए भी थे और जानवरों के लिए भी आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भेरी घोष आपके पास, इसके स्थान पर धम्मघोष की जो नीति ये लाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चौथे शिलालेख में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। फिर आपके पास जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, अशोक ने तीर्थ यात्राओं का जो उल्लेख है वो आपके अपने 7वें और 8वें शिलालेख में किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास 13वां शिलालेख है, ये आपने ध्यान में रखना है। बाद में इसका जो अंतिम शिलालेख हमें 14वां शिलालेख देखने को मिलता है, इसमें ये अपनी जनता से आग्रह करता है कि जीवन को धार्मिक तौर पर बिताने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन को जितना धार्मिक आप बना सकते हो उतना धार्मिक आप बनाइए। अब आपने देखना है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन महान व्यक्तियों को आपने देखना है कि अंततः वो आपके पास हट फिर कर कहाँ पर आ जाएंगे, यहीं पर धर्म पर आ जाते हैं। धर्म की खोज में व्यक्ति निकल जाते हैं, ज्ञान की खोज में व्यक्ति निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जितनी मर्जी तरक्की कर ले, अंततः आपके पास जो सार है वो आपके पास वही है कि एक शक्ति है, एक कोई आपके पास पावर है, उस पावर को हम जो है क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। भगवान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है,
लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। तो अंततः आपके पास अशोक भी यही कह कर गया कि आपके पास जो व्यक्ति आपके पास क्या करेगा, इधर उधर भाग दौड़ करके अंततः यहीं पर आना है। तो आपके पास क्या किया जाए, धम्म घोष की नीति का पालन किया जाए। व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ प्यार से रहे और किसी के दूसरे के साथ आहत किसी को ना पहुंचाए, इसका हमें यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये अशोक के वृहद और लघु शिलालेख की अगर आपने देखना होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि वृहद शिलालेख कौन से थे, लघु कौन से थे। वैसे छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम में ये नहीं आता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। लिपि इसमें देखना ब्राह्मी लिपि है। अन्य लिपियों में खरोष्टी का भी उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। ईरानियों द्वारा प्रस्तुत जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग का उल्लेख है और इसमें कुछ नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास फालतू की है आपके एग्जाम के लिए, इसको छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ और याद रखना कि मौर्य साम्राज्य में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि यहाँ पे राजा जो था, राजा को राजा कहा जाता था, ठीक है। अमात्य हम देखते हैं यहाँ पर 7 तत्व थे, जैसे कि आपके पास राजा का काम, सचिव को आपके पास अमात्य के रूप से, किसी का माइक कौन है देख लीजिए। क्षेत्र को जनपद के रूप में हम जानते हैं, किले को दुर्ग के रूप में हम जानते हैं, मित्र को हम मित्र के रूप में जानते हैं, जो खजाना का आपके पास संचालक होता था उसको कोष के रूप में हम इसमें जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर लिख लेना। कर प्रणाली करने वाला जो व्यक्ति है उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। कर संहार जो संग्राहक होगा, कर संग्राहक उसको समरहर्ता और कोषाध्यक्ष को सनिधाता। बस इतना है, अशोक से इतना काफ़ी है आपके लिए और आपके पास ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है अशोक के बारे में आपको जाने की, ठीक है। बाकी तो आपके पास न्यूज़पेपर ही है, ठीक है। बस यही है और आपके पास इसमें कुछ नहीं है। अशोक पर हम आगे, बिंदुसार की हमने चर्चा की, अशोक की हमने चर्चा की, ठीक है। अब आपके पास हम क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं इसमें और प्रश्न कैसे बन सकते हैं। मौर्य जो प्रशासन था उससे प्रश्न आपके पास कैसे बन सकते हैं। मौर्य प्रशासन में मौर्योत्तर काल कुछ आपके पास बाद में देखने को मिलते हैं। मौर्योत्तर काल में आपके पास छोटे मोटे सारे वंश हुए, जैसे कि शुंग वंश की हम बात करते हैं। इसके बाद शुंग वंश की हम बात, ये मौर्योत्तर काल में आपके आया था शुंग वंश, शुंग वंश लिख लीजिए। मौर्योत्तर के बाद शुंग वंश आपके आता है। शुंग वंश में हम देखते हैं कि आपके पास जो इसकी राजधानी प्रारंभिक रही वो पाटलिपुत्र आपके देखने को मिलती है। बाद में हालांकि इसने राजधानी अपनी कहाँ बदली थी, विदिशा। शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र और बाद में इसकी राजधानी कहाँ पर हुई, विदिशा। हमें बहुत सी चीज़ें नहीं करनी है शुंग वंश के बारे में, हमने शुंग वंश के बारे में बस 2-3 चीज़ें पढ़नी है। और वो क्या है, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर शुंग वंश के एक शासक होते पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, या फिर आपके पास एक चीज़ और लिख लीजिए, पतंजलि के बारे में आपने सुना है, सुना होगा। पतंजलि पुष्यमित्र के जो आपके पास है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये याद रखना। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुए पतंजलि। अब इन्होंने क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सांची का जो स्तूप है, सांची का जो स्तूप है, इसमें पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप ये बनाया किसने था, ये अशोक ने किया था। एक्चुअली में सांची के स्तूप की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी सांची के स्तूप की। लेकिन उस स्तूप पर पाषाण जो वेदिका है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं होगी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो वर्णन हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। एक अश्व होगा, अश्व को आपके पास छोड़ दिया जाएगा यज्ञ के समय, जब तक यज्ञ चलता रहेगा अश्व आपके पास जहाँ जहाँ से जाएगा उस क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि उस क्षेत्र को जो आपके पास जो यज्ञ करवा रहा है उसका क्षेत्र आपके मान लिया जाएगा। अब उस क्षेत्र का जो राजा होगा उसके पास 2 आपके पास रास्ते होंगे, या तो युद्ध कीजिए या फिर आपके पास समर्पण कर दीजिए खुद को, या समर्पित कर दीजिए और अपने क्षेत्र को सम्मिलित करवा दीजिए।
तो आपके पास दो रास्ते हुआ करते थे। तो ये किसने करवाया था? शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने। ये बड़े महत्वपूर्ण आपके रहेंगे। शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र हुए। इन्हीं के समय आपके पास पहला यवन शासक भी होता है। बाद में आपके पास पुष्यमित्र शुंग के पुत्र होते हैं। इनके पुत्र जो होते हैं वसुमित्र होते हैं। तो ये अगर आपके ध्यान रखना हो तो रख लेना, इनके पुत्र होते हैं। पुत्र का मतलब इनके पुत्र के पुत्र, उसको पौत्र कहा जाता है। ठीक है। वासुदेव। वासुदेव अंतिम शासक शुंग वंश के, लिख लीजिए। माफ कीजिए, शुंग वंश के अंतिम जो शासक हो गए वो देवभूति थे। करेक्शन कीजिए, अभी कीजिए, अभी कुछ नहीं हुआ, एग्जाम में नहीं बैठे हो आप। देवभूति अंतिम शासक। देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। दो शासक आपने याद रखने, देवभूति और वासुदेव। देवभूति अंतिम शासक शुंग वंश के, इसकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। और जब वासुदेव ने हत्या करती तो वासुदेव ने एक अलग वंश की स्थापना की, कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना। कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। किसकी हत्या कर कर? देवभूति, जो कि किसके थे? शुंग वंश के थे। बाद में आपके पास कण्व वंश जो आपके पास वंश है, अधिक लंबे समय तक ये नहीं चला। बाद में हम देखते हैं कि इसका अंत हो जाता है और उसके बाद आपके पास आंध्र सातवाहन वंश हमें देखने को मिलता है। आंध्र सातवाहन वंश ये हमें देखने को मिलता है। इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। ये शासक पूछे जाते हैं कि किस वंश की स्थापना की थी। आंध्र सातवाहन वंश के शासक सिमुक आपके पास थे। अब जो आंध्र सातवाहन वंश है क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती है, ये परंपरा सातवाहनों ने शुरू की थी। ये आंध्र सातवाहन वंश के जो शासक थे, इन्होंने ये शुरू किया था कि ब्राह्मण को आपके पास भूमि दान में दी जाए। तो उस कारण आपके ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि आगे जाकर आपके पास और बहुत से शासक हुए। शक आपके पास फिर भारत में देखने को मिलते हैं। कुषाण पल्लव देखने को मिलते हैं, कुषाण देखने को मिलते हैं। फिर गुप्त साम्राज्य आपके पास आएगा। फिर इनका आगे सीक्वेंस हमें साथ साथ देखना है। ठीक है। अब इनका जो है, अभी तक हमने आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बात की। इसके बाद चेदी भी आएंगे। चेदी वंश जो कलिंग वाला क्षेत्र था, जिसको हम ओडिशा वाला जी कहते हैं, उसमें उदय इनका होता है। और एक नए संस्थापक के रूप में हम देखते हैं चेदी राजवंश का जो संस्थापक था महामेघवाहन। अगर लिखना होगा तो लिख लेना। महामेघवाहन जो आपके पास किसका शासक था? चेदी वंश का। ये सातवाहनों के बाद आपके चेदी वंश आता है। अब एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है इससे आपसे प्रश्न सीक्वेंस में कैसे पूछे जाते हैं। इनका सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि आपके पास इनका क्या सीक्वेंस था। अब आपसे मैं एग्जामिनर पूछना चाहेगा सीक्वेंस, इनका सीक्वेंस बता दीजिए। अब एक एक पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, और उसके बाद फिर कौन आएगा। सांची का स्तूप किसने बनाया था? ये अशोक ने बनाया था। लेकिन उसके ऊपर पाषाण वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। वॉइस ब्रेक हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कंटिन्यू, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, सीक्वेंस पे बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा वंश है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। जब इनका सीक्वेंस पूछा जाता है तो सीक्वेंस में पहला वंश कौन सा है? पहला वंश मगध साम्राज्य के अंदर फर्स्ट कौन सा है? नहीं आ रही है वॉइस, लिटिल बिट। ओके, अभी इतना बता दीजिए कि पहला वंश कौन था। हो गई आपकी बातें खत्म। तो पहला वंश बता दीजिए कि कौन सा पहला वंश था। मगध साम्राज्य में पहला वंश, इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है, सीक्वेंस लगाना होता है आपको। ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है एक्चुअल में, वेदर थोड़ा सा ख़राब है तो उस करके नेटवर्क इशू है आज। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं तक करते हैं फिलहाल। आ रही है वॉइस, करें कंटिन्यू या फिर छोड़ दें? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।